हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, ये होता क्या है इसको जरा समझिए। कहने का मतलब है कि किसी भी ड्रग को किसी भी रूट से किसी भी डोज फॉर्म में, ध्यान से सुनिए, किसी भी ड्रग को किसी भी रूट से किसी भी डोज फॉर्म में जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन में कितने रेट और कितने एक्सटेंट में पहुंचा, उसी रेट और एक्सटेंट को ही हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी रूट से हमने किसी ड्रग को दिया, मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे अगर हम मान लेते हैं ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं किसी ड्रग के, ठीक, और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, या जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बोल दो आप। तो उस ड्रग को जब हमने एडमिनिस्टर किया किसी रूट से, ओरल हो, पेरेंटेरल हो, कोई सा भी रूट हो, तो यहां से लेके इसके अंदर इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस ड्रग के कितनी मात्रा यानी कितना एक्सटेंट आया, 50 आए, 100 आए, कितनी, मान लीजिए कि हमने ये 100 डाला और इसमें अगर आते हैं टोटल मान लीजिए 80 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस सर्कुलेशन में ये 100 में से 80 आया, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, 100 में से, तो यानी कि 80% हो गया ये। तो यानी कि जो भी ड्रग आप किसी भी रूट से किसी भी डोज फॉर्म का, चाहे वो सॉलिड का हो, सॉलिड में हो, सेमी सॉलिड में हो, लिक्विड में, गैसियस में हो, किसी भी डोज फॉर्म में हो, जब वो किसी भी रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन में जब हुआ है तो किस रेट से आ रहा है और कितनी मात्रा यानी कि कितना एक्सटेंट में आ रहा है, उसी चीज को हम इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और ये बायो अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है, मतलब कितना उसका ऑब्जॉर्प्शन हुआ वो ये, यानी ऑब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी बताता है, रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन बताता है, और क्वांटिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ही बायो अवेलेबिलिटी है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ही आपका बायो अवेलेबिलिटी है। यानी कितना वो ऑब्जॉर्व हो गया और कितना रेस्ट चला गया। तो इसके ऑब्जॉर्प्शन मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हमने डाला था तो 80 तो ऑब्जर्व हो गए, तो 20 कहाँ गए, तो 20 हो सकता है इनकम्प्लीट ऑब्जॉर्प्शन के थ्रू ये चला गया हो या एक्सक्रीट हो गया हो वगैरह, जो भी कोई रीजन हो, जितना इसमें आया ब्लड सर्कुलेशन में वही इसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी, दूसरे कुछ नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको एक ग्राफ के थ्रू अगर हम समझे तो जरा ध्यान से देखिए, ग्राफ के थ्रू समझे। प्लाज्मा कंसंट्रेशन और इधर टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्यों मेंशन कर रहे हैं हम देखेंगे, थोड़ा पहले समझ लेते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए 3 ड्रग हमारे पास है, ड्रग ए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और ये तीसरा है, मतलब वही ड्रग है लेकिन 3 फॉर्म में है या 3 डोज में दे रहे हैं, ये है सी। ठीक, जरा देखिए, ये है हमारा थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, आपने किसी ड्रग को, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग, ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें इसके अंदर इस ड्रग की कितनी मात्रा है वही कहलाता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसमें 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। कुछ ड्रग होते हैं इसके जो बाइंडिंग साइट होते हैं प्लाज्मा में, जो प्रोटीन या कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं, वहां से ये ड्रग के मॉलिक्यूल जैसे ही ये ऑब्जॉर्व होता है
इसके अंदर आता है ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में, वैसे इसके साथ कुछ बाइंड कर जाते हैं और कुछ फ्री मूव करते रहते हैं। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहने का मतलब जनरली लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर चाहे बाइंडेड हो चाहे नॉन बाइंडेड हो, वो कितने मॉलिक्यूल हैं, यानी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर उस ड्रग का कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बाइंडेड में हो या फ्री में हो, वही आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहलाता है उस ड्रग का। ठीक, मान लीजिए, चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहाँ है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब ये टाइम है। अब इस थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि इस लेवल पे यदि ड्रग की मात्रा बढ़ी तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगा, यानी हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस, उसका असर दिखाएगा। और यदि इससे नीचे रहा तो नहीं दिखाएगा। अब मान लीजिए एक ड्रग है ए, इसका आपने डोज दिया तो देखा यहाँ थेराप्यूटिक इफेक्ट है, यहीं से क्रॉस कर गया, यानी फर्स्ट डोज में ही ये थेराप्यूटिक इफेक्ट इसने दिखाया, यानी बढ़ा, फिर उसके बाद घटा, दिखा दिया। दूसरा क्या है, बी की बात करते हैं। बी थेराप्यूटिक इफेक्ट से थोड़ा सा नीचे रह गया, यानी कि अगर फर्स्ट डोज अगर आपने इसको दिया बी को, तो ये फर्स्ट डोज में ये कोई काम नहीं करेगा। तो इसको देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसको रिपीटेड देना पड़ेगा, यानी रिपीटेड डोज दोगे तब जाके धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और ये वाला ग्राफ जो इधर डाउन कर रहा है, ये धीरे धीरे आगे ऊपर जाके ये थेराप्यूटिक इफेक्ट ये भी शो करेगा। ठीक है। अब तीसरा चीज समझिए, सी में तो बहुत डाउन है, तो इसका मतलब क्या, ऐसे गया और ऐसे आ गया। तो इसको भी आप जो थेराप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए ये आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, सिंगल डोज में ही अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि इसमें ब्लड प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन इतनी आ गई है कि ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, कारगर हो जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब ये निकल के आया कि प्लाज्मा में ए की मात्रा सिंगल डोज से सबसे ज्यादा है। तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी ए की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम बी की और सबसे कम सी की। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सिंगल डोज में ए सबसे ज्यादा है, दूसरे और बी उससे कम है और सी कम है। यानी बी और सी तो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर रिपीटेड डोज दे दिया जाए तो ये दिखाएंगे, और इसका रिपीटेड डोज दिया जाएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी ये था, ग्राफ के थ्रू समझना और वैसे डिफिनेशन वाइज इसको समझना। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बायो अवेलेबिलिटी का। बायो अवेलेबिलिटी का इंपॉर्टेंस बस यहीं से निकल के आता है, और इस दो टर्म से, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और थेराप्यूटिक इफेक्ट या उसके कंसंट्रेशन से। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी किसी ड्रग का जितना अधिक होगा ना, वो मल्टीपल डोज नहीं जाएगा, सिंगल डोज में ही वो अधिक से अधिक काम करेगा। ठीक है ना, यानी बॉडी में टॉक्सिसिटी कम से कम प्रोड्यूस होगा, बॉडी के जो अदर सेल है उसको कम से कम हार्म करेगा, और जो वो पेशेंट है वो अधिक कंफर्टेबल फील करेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है, यानी डोज के निर्धारण में, डोज को कितना आप देना है किसी ड्रग को, उसमें बायो अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक ऐसा ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है तो उसको कम डोज दोगे, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बेकार है उसकी डोज आप ज्यादा दोगे, ज्यादा बार दोगे, ज्यादा क्वांटिटी में दोगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में दोगे। ओके, ठीक है, तो इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।